नमस्कार। आप लोगों ने राहुल गांधी का पुणे में हुआ कार्यक्रम तो जरूर देखा होगा। छात्रों की गूंज के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं पर केंद्रित उनका ये कार्यक्रम ये संदेश देता है कि पिंजरे तोड़ दो। चाहे वो महिलाओं को आदर्श नारी का स्वरूप देने की बात हो या मनुस्मृति की पितृ सत्तात्मक सोच को आगे बढ़ाने वाली परंपरा, चाहे वो महिलाओं की आर्थिक आजादी का सवाल हो या फिर उन पर होने वाली हिंसा। ऐसे तमाम उदाहरण उन्होंने दिए कि कैसे इस समाज में महिलाओं पर कंट्रोल किया जाता है और आज ये सख्त जरूरत है कि उन्हें इससे आजादी चाहिए। बेशक साहित्य और संस्कृति में भी ऐसी धारा लगातार रही है जो महिलाओं की आजादी, उन्हें बराबरी का दर्जा और उनको लेकर जिस तरह की पुरुषवादी सोच होती है या उस पर जो सोच हावी है उसे खत्म करने की मुहिम को आगे बढ़ाती रही है। अब महिलाएं खुलकर इस मुद्दे पर सामने आ चुकी हैं और देश में बदलाव की आहट दिखने लगी है। इस बार की अभिव्यक्ति में बात साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में महिलाओं की अहम भूमिका की। देश भर की महिलाएं अब जाग चुकी हैं। उन्हें अपने हकों का एहसास हो चुका है। उन्हें अब गैर बराबरी वाला समाज नहीं चाहिए और कामकाज से लेकर आर्थिक आज़ादी तक की उनकी जंग परवान चढ़ने लगी है। महिलाओं की ये लड़ाई आज से नहीं लड़ी जा रही, सदियों से आवाज़ तो उठ रही है, लेकिन इस सोच में बदलाव की कोशिशें अब सीधे सीधे हर क्षेत्र में नजर आने लगी हैं। बात अगर साहित्य और संस्कृति की करें तो यहाँ महिलाओं के बगैर इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। महिलाओं ने पुरुषवादी सोच और उनके आधिपत्य पर हमेशा से गंभीर सवाल उठाए हैं और साहित्य की एक ऐसी धारा लगातार रही है जो प्रतिरोध का हथियार बनती रही। महिलाओं ने कविता, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, गीत, रंगमंच, पत्रकारिता और सांस्कृतिक आंदोलनों के जरिए ये सवाल लगातार उठाया कि आखिर महिलाओं को एक आम मनुष्य के तौर पर बराबरी का दर्जा कब मिलेगा। महिलाएं अब केवल किसी पुरुष कवि की प्रेरणा, प्रेमिका, पत्नी, माँ या त्याग की प्रतिमा नहीं रही। उसने खुद बोलना तेज कर दिया है। आधुनिक भारतीय साहित्य में महादेवी वर्मा से लेकर कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, इस्मत चुगताई, अमृता प्रीतम, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, प्रभा खेतान और मैत्रेयी पुष्पा तक के लेखन ने साहित्यिक और सामाजिक विमर्श की दिशा बदल दी। अगर इतिहास में जाएं तो भक्ति आंदोलन में मीराबाई, अक्का महादेवी, जनाबाई जैसी महिलाओं ने अपने समय की स्थापित सामाजिक सीमाओं को चुनौती दी। मीराबाई ने भक्ति को भी एक सांस्कृतिक स्वतंत्रता में बदल दिया। 19वीं सदी में सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों और वंचित समुदायों की शिक्षा के लिए काम करते हुए उस व्यवस्था को चुनौती दी जिसमें ज्ञान पर कुछ विशेष वर्गों और पुरुष का वर्चस्व माना जाता था। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा को केवल कोमल, करुणा और आत्मानुभूति की उनकी अभिव्यक्ति से जोड़ना सही नहीं है। उनका गद्य, खासकर श्रृंखला की कड़ियाँ, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उसके बंधनों और उसकी स्वतंत्रता के प्रश्नों पर अत्यंत महत्वपूर्ण वैचारिक हस्तक्षेप है। अमृता प्रीतम भारतीय साहित्य की उन सबसे महत्वपूर्ण आवाज़ों में हैं जिन्होंने स्त्री के निजी अनुभव को इतिहास की बड़ी त्रासदियों से जोड़ा। विभाजन, विस्थापन, हिंसा और स्त्री की असुरक्षा, इन सब का मार्मिक चित्रण उनके लेखन में मिलता है। उनका उपन्यास पिंजर केवल विभाजन की कहानी नहीं बल्कि उस स्त्री की कहानी है जिसका जीवन सामुदायिक और राजनीतिक हिंसा के बीच उसकी इच्छा के विरुद्ध नियंत्रित किया जाता है। उर्दू साहित्य की इस्मत चुगताई ने मध्य वर्गीय और उच्च वर्गीय समाज के उस चेहरे को सामने रखा जिसे शालीनता और नैतिकता की परतों के पीछे छिपाया जाता था। उनकी मशहूर कहानी लिहाफ ने साहित्य में स्त्री की इच्छाओं, उसकी घुटन और घरेलू जीवन की उन वास्तविकताओं पर चर्चा की जिन्हें लंबे समय तक बोलने के लायक नहीं माना गया। कृष्णा सोबती ने हिंदी साहित्य में स्त्री की छवि को निर्णायक रूप में बदला।
मित्रों मरजानी की नायिका मित्रो उस पारंपरिक स्त्री छवि को तोड़ती है जिसमें स्त्री से केवल त्याग, चुप्पी और मर्यादा की अपेक्षा की जाती है। वहीं मन्नू भंडारी ने यह दिखाया कि स्त्री के साथ होने वाला अन्याय केवल बड़ी सामाजिक घटनाओं में नहीं बल्कि परिवार के रोजमर्रा के जीवन में भी मौजूद है। उनके उपन्यास आपका बंटी में टूटते वैवाहिक रिश्तों और पारिवारिक जटिलताओं का प्रभाव बच्चों और महिलाओं के जीवन पर दिखाई देता है। बाद के दौर में मृदुला गर्ग, प्रभा खेतान, ममता कालिया, चित्रा मुदगल, राजी सेठ, उषा प्रियमवदा और नासिरा शर्मा जैसी लेखिकाओं ने महिला विमर्श को और व्यापक बनाया। यहाँ महिला केवल पीड़ित नहीं है, वह नौकरी करती है, आर्थिक फैसले लेती है, प्रेम करती है, असफल भी होती है, विद्रोह करती है और अपने अस्तित्व के अर्थ की तलाश भी करती है। इन लेखिकाओं के कारण स्त्री विमर्श एक ही तरह के स्त्री अनुभव तक सीमित नहीं रहा। इसमें वर्ग, जाति, परिवार, श्रम, शहर, गांव और बदलती अर्थव्यवस्था के सवाल भी शामिल हुए। मैत्रेयी पुष्पा की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि उन्होंने हिंदी में स्त्री विमर्श को गांव, खेत, जाति और ग्रामीण सत्ता संबंधों से जोड़ा। आधुनिक और समकालीन हिंदी कविता में अनामिका, कात्यायनी, गगन गिल, सविता सिंह, रश्मि भारद्वाज, अनुराधा सिंह, भाषा सिंह, पंखुरी सिन्हा समेत तमाम ऐसी शख्सियतों ने महिलाओं की भाषा और अनुभव को नई पहचान दी। उनकी कविताओं में रसोई, घर, माँ, बेटी, देह, श्रम, हिंसा, स्मृति और अकेलापन केवल निजी विषय नहीं रह जाते हैं, वे समाज की संरचना पर सवाल बन जाते हैं। अगर साहित्य के अलावा संगीत की बात करें तो बगैर महिलाओं की आवाज़ के पूरी संगीत की दुनिया अधूरी रह जाती है, चाहे वो MS सुब्बुलक्ष्मी हो, बेगम अख्तर, गिरजा देवी से लेकर शारदा सिन्हा ही क्यों न हो। रंगमंच में जोहरा सहगल, शौकत कैफी, उषा गांगुली जैसी हस्तियों ने अभिनय और रंग निर्देशन की दुनिया में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। लोक कलाकारों की बात अगर करते हैं तो असंख्य महिला कलाकारों ने पीढ़ियों से सांस्कृतिक परंपराओं को बचाए रखा है। भारतीय कला जगत में भी लंबे समय तक स्त्री को मुख्यतः चित्रों का विषय बनाया गया, लेकिन महिला कलाकारों ने खुद कैनवस उठाकर अपनी दृष्टि से दुनिया को देखना शुरू किया। चाहे वो अमृता शेरगिल हों, अंजलि इला मेनन हो, अर्पिता सिंह, नलिनी मलानी या भारती खेर ही क्यों ना हो, सूची बहुत लंबी है। मधुबनी, वर्ली और तमाम लोक चित्र परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी बचाने वाली बड़ी संख्या में महिला कलाकार ही रही हैं। वहीं अगर नृत्य की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, शोभना नारायण, मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई जैसी कलाकारों ने नृत्य को केवल मनोरंजन नहीं रहने दिया बल्कि सामाजिक संवाद और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। खेल की दुनिया में भारतीय महिलाओं की उपलब्धियों को तो आप बार बार और बरसों से PT उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, PV सिंधु, मीराबाई चानू, साक्षी मलिक, निखत जरीन और विनेश फोगाट जैसी खिलाड़ियों के तौर पर देख ही चुके हैं। सियासत और साहित्य में महिलाएं किसी से पीछे अब नहीं हैं। अब सवाल ये है कि आखिर महिलाओं को आगे बढ़ाने की ये जो मुहिम राहुल गांधी ने चलाई है, या हाल के आंदोलनों में या फिर कम्युनिस्टों और सुधारवादी पार्टियों के तमाम आंदोलनों में जिस तरह महिलाएं हमेशा से आगे आती रही हैं, उसे आज एक बड़ी ताकत के तौर पर पूरे देश में एक व्यापक जन आंदोलन बनाने की ज़रूरत क्यों है? जाहिर है ऐसे वक्त में जब मौजूदा सत्ता जिस तरह देश को फिर से बरसों पहले की मनुवादी संस्कृति और सोच की तरफ धकेल रही है, ऐसे में इस व्यापक जन आंदोलन को इस सोच के खिलाफ उतारने और मजबूत करने की ज़रूरत है। और यही हमारे एक बेहतर और मजबूत सांस्कृतिक सुधार आंदोलन की नींव बनेगा, इसमें संदेह नहीं। एक ऐसा कवि जिसने समाज और इसके ऐसे ही असमानता वाली सोच पर तीखा प्रहार किया, जो एक ऐसे जनपद का कवि रहा जहां सामाजिक असमानता की सोच के साथ पुरुषवादी वर्चस्व हावी रहा, और जिसने समाज और सियासत की इन विद्रूपताओं पर आम भाषा में लिखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाने माने कवि त्रिलोचन शास्त्री की, जो आज के दौर में भी एक जरूरी कवि हैं।
और उन्हें जरूर पढ़ा जाना चाहिए। कविताओं में अगर आपको भारतीय समाज की ग्रामीण पृष्ठभूमि और लोक जीवन, वहाँ की संस्कृति, परंपराओं और सौंदर्य के साथ साथ उसकी विद्रूपताओं और सामाजिक विसंगतियों को समझना है तो त्रिलोचन की कविताएं पढ़िए। 1917 में एक तरफ रूस में राजशाही खत्म करने वाली सबसे ऐतिहासिक क्रांति हो रही थी, तो दूसरी तरफ सुल्तानपुर के चिरानी पट्टी में वासुदेव सिंह ने दुनिया में पहला कदम रखा था। वही वासुदेव सिंह जो बाद में त्रिलोचन बने और उनके भाषा ज्ञान की वजह से उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। जिनकी कविताओं में लोक भी है, मनुष्य का श्रम भी, आत्मसम्मान भी और सामाजिक न्याय के लिए चेतना से लैस एक अद्भुत भाषा भी। बेशक त्रिलोचन शास्त्री को समझना महज एक कवि को समझना नहीं है, हिंदी कविता की उस परंपरा को समझना है जिसमें जीवन और समाज के अलग अलग रंग हैं। हिंदी के अलावा अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी समेत कई भाषाओं और बोलियों को जानने समझने वाले त्रिलोचन को प्रगतिशील और जनवादी चेतना का कवि माना जाता है, लेकिन उनकी राजनीति अक्सर सीधे राजनीतिक नारे के रूप में नहीं आती। उनकी कविता में गरीब आदमी की भूख, किसान का जीवन, स्त्री की अशिक्षा, मेहनतकश का सम्मान, भाषा की लोकतांत्रिकता और सामाजिक विषमता आप आसानी से देख सकते हैं। उनकी राजनीतिक दृष्टि के यही सबसे बड़े आधार हैं। बेशक उन्होंने सीधे सीधे राजनीतिक कविताएं कम लिखी हों, लेकिन अपने समय की राजनीति, उसके छल और सामाजिक विषमताओं को गहराई से देखा और महसूस किया। आज के दौर में त्रिलोचन जी को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज राजनीति का बड़ा हिस्सा तात्कालिक प्रतिक्रियाओं, आरोप प्रत्यारोप, प्रचार और शोर के साथ साथ आत्म केंद्रित सा दिखाई देता है, जबकि त्रिलोचन आदमी के जीवन की बुनियादी स्थितियों की ओर लौटते हुए दिखाई देते हैं। त्रिलोचन की सबसे चर्चित कविताओं में से एक चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती आज भी शिक्षा, महिलाओं की गैर बराबरी और ग्रामीण भारत की सामाजिक संरचना पर बेहद तीखी टिप्पणी की तरह पढ़ी जा सकती है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसें रखता है। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम भी करती है। कभी कभी वह कलम चुरा देती है, जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज़ गायब है, परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है, सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब वह कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर कितने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। असल ये जो कविता है वो अपने आप में बहुत सारी बातें कहती है। कविता की केंद्रीय चिंता केवल यह नहीं है कि चंपा पढ़ नहीं सकती,
असली सवाल यह है कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था किन लोगों को ज्ञान और किसी भी तरह के मौके से दूर रखती है। आज जब हम डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन या एआई की बात करते हैं, तब भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या देश की हर चंपा तक सचमुच ज्ञान पहुंचा है। त्रिलोचन की राजनीतिक कविता का यही ढंग है। वह संसद की बहस से पहले चंपा के जीवन की बहस उठाती है। यही उनकी कविता को आज भी समकालीन बनाता है। त्रिलोचन की पहचान उनकी उस काव्य दृष्टि से भी बनती है जिसमें कवि उस भूगोल का आदमी है जहां अभाव है, श्रम है, धूल है, खेत है और अनगिनत लोग हैं जिनकी आवाज साहित्य में अक्सर नहीं पहुंचती। उस जनपद का कवि हूं उनकी ऐसी कविता है जिसे पढ़कर आप यह समझ सकते हैं कि वो किसके लिए लिखते हैं, किसकी भाषा में लिखते हैं और कविता की अभिजात्य परंपरा को कैसे तोड़ते हैं। आज जब साहित्य में प्रतिनिधित्व का सवाल अहम है, त्रिलोचन की यह चेतना और भी प्रासंगिक हो जाती है। उनकी एक और महत्वपूर्ण कविता है पथ पर चलते रहो निरंतर। दरअसल त्रिलोचन खुद ही अभावों में जीते रहे, लेकिन उनकी कविताओं में बार बार यह भरोसा आप देख सकते हैं कि सक्रिय रहना सबसे जरूरी है। वो लिखते हैं, मुझ में जीवन की लय जागी, मैं धरती का हूँ अनुरागी। त्रिलोचन बेशक शास्त्री हो गए हों, संस्कृत और कई भाषाओं के जानकार रहे हों, लेकिन उनकी कविता किसी पांडित्य का प्रदर्शन नहीं करती। उनकी भाषा में गांव की बोली और लोक जीवन के शब्द उतनी ही सहजता से आते हैं जितनी सरलता से शास्त्रीय शब्दावली आती है। प्रभाकर, वानर, हंस, समाज, आज जैसी पत्र पत्रिकाओं से भी त्रिलोचन जुड़े रहे और पत्रकारिता ने उनकी कविता को अपने समय की वास्तविकताओं के करीब रखा, बेहद सजग और राजनीतिक चेतना से लैस। उन्हें बेशक हिंदी में सोनेट जैसी विधा का जन्मदाता माना जाता रहा हो, लेकिन उन्होंने गीत और गजल भी लिखा, बरवय, चतुष्पदी और मुक्त छंद की कविताएं भी। त्रिलोचन को किसी एक खाने में रखना मुश्किल है। वे महज एक प्रगतिशील और लोकधर्मी कवि नहीं हैं, उन्हें आप एक आम आदमी की गरिमा के कवि कह सकते हैं। ऐसे में त्रिलोचन होने का मतलब है एक ऐसा कवि जो सत्ता के बहुत पास न होकर भी उसे करीब से देखता है, देश के आम जन को, गरीबी को और आदमी की गरिमा को समझता है और जनता की भाषा में बात करता है। अभिव्यक्ति के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।